हेलो फ्रेंड्स, मैं जबिशु हमारे यूट्यूब चैनल कंसेप्ट नर्सिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन जो है आपको लगातार मिलते रहें। आज के क्लास सेशन में अपन फिर डिस्कस करेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट NCLEX बेसिस MCQ के बारे में जो बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर रिपीट होते हैं। तो चलिए बात करते हैं वन बाय वन आज के क्वेश्चन सेशन का। आज के क्वेश्चन सेशन के पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द नर्स रिव्यू द लेबोरेटरी रिजल्ट फॉर ए चाइल्ड विद ए सस्पेक्टेड डायग्नोसिस ऑफ रोमेटिक फीवर knowing that which laboratory study would assist in confirming the diagnosis। मीन्स पूछना क्या चाह रहा है कि एक नर्स है वो लेबोरेटरी जो रिपोर्ट्स हैं उनको रिव्यू कर रही है और पेशेंट को सस्पेक्टेड है कि पेशेंट को रोमेटिक फीवर है। तो फॉलोइंग में से कौन सा ऑप्शन ये बताएगा उसको कि उसको रोमेटिक फीवर जो है वो डायग्नोज हुई है, कि कन्फर्मेटेड डायग्नोज अपने को कैसे पता लगेगा। चलिए बात करते हैं ऑप्शन की। फर्स्ट ऑप्शन है इम्यूनोग्लोबुलिन, ऑप्शन बी है रेड ब्लड सेल काउंट, नेक्स्ट वन है वाइट ब्लड सेल काउंट और लास्ट वन है एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ टाइटर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ टाइटर। यानी एंटीबॉडी जो हैं वो बनने लग जाती हैं, बढ़ने लग जाती हैं उनके नंबर्स रोमेटिक फीवर के अंदर बैक्टीरिया के अगेंस्ट। तो एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन जो ओ टाइटर है वो अपने को क्या बढ़ावा मिलता है उस केस के अंदर डायग्नोज करते हैं रोमेटिक फीवर पेशेंट को हो गया है। रोमेटिक फीवर को डायग्नोज करने के लिए जोन्स के मेजर और माइनर क्राइटेरिया जो हैं वो भी काम में लिए जाते हैं। आने वाली क्लासेस में अपन डिस्कस करेंगे जोन्स के क्राइटेरिया का भी, बट अभी इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन का, ऑप्शन डी, एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ टाइटर। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर ए टॉन्सिलेक्टमी ए चाइल्ड बिगिन टू वोमिट ब्राइट रेड कलर, द नर्स शुड टेक विच इनिशियल एक्शन। मीन्स एक पेशेंट है जिसको टॉन्सिलेक्टमी हुई है बच्चे को, और टॉन्सिलेक्टमी होने के बाद उसने अचानक से ब्राइट रेड कलर की वोमिटिंग करना स्टार्ट कर दिया है। तो एज ए नर्स आपकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी? इसमें ऑप्शन देखिए। फर्स्ट ऑप्शन है मेंटेन NPO स्टेटस, ऑप्शन बी टर्न द चाइल्ड द साइड, एडमिनिस्टर द प्रिस्क्राइब्ड एंटीएमेटिक ड्रग, नोटिफाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, टर्न द चाइल्ड टू द साइड। यानी साइड लाइन में बच्चे को टर्न करवा दो ताकि जो वोमिटिंग हो रही है बाहर आती रहे, कोई भी वोमिटस पार्ट जो है वो बच्चा एस्पिरेट ना कर जाए। अगर एस्पिरेशन क्लाइंट ने कर लिया तो वहाँ एस्पिरेट निमोनिया होने के या डेंजरस हो सकता है, पेशेंट की जान भी जा सकती है। इसलिए सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, पोजीशन चेंज कर दो, उसके बाद डॉक्टर को जो है इन्फॉर्म करना अपना सेकेंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड वन क्वेश्चन है, एन इन्फेंट हैज़ just returned to the nursing unit after surgical repair of a cleft lip on the right side. The nurse should place the infant in which best position at this time। एक पेशेंट है जिसको क्लेफ्ट लिप हुआ है, क्लेफ्ट लिप जो है वो राइट साइड में हुआ है और क्लेफ्ट लिप की सर्जरी के बाद वापस लौटा है, तो नर्स की सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी? ऑप्शन देखिए, प्रोन पोजिशन, ऑन द स्टमक, लेफ्ट लेटरल पोजिशन, राइट लेटरल पोजिशन। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लेफ्ट लेटरल पोजीशन। पेशेंट को लेटरल पोजीशन देनी है, इसमें भी एस्पिरेशन के चांसेस रहते हैं। राइट लेटरल इसलिए देने की राइट लेटरल ऑपरेटेड साइड है, तो अपने को पेशेंट को अनऑपरेटेड साइड में पोजीशन जो है वो देनी है। बात करें प्रोन पोजीशन की, तो प्रोन पोजीशन जो है वो जनरली क्लेफ्ट पैलेट की सर्जरी के बाद दी जाती है। क्लेफ्ट लिप की सर्जरी के बाद जनरली सुपाइन पोजीशन देते हैं और हेड को टर्न कर देते हैं, अनऑपरेटेड साइड के अंदर साइड लाइन पोजीशन देते हैं। लेफ्ट लेटरल पोजीशन क्या होगा इसका राइट आंसर? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रेग्नेंट क्लाइंट इज रिसीविंग मैग्नीशियम सल्फेट फॉर द मैनेजमेंट ऑफ प्री इक्लाम्प्सिया। The nurse determined that the client is experiencing toxicity from the medication if which finding is noted on the assessment। यानी क्लाइंट है, एक प्रेग्नेंट लेडी है जिसको प्री इक्लाम्प्सिया मीन्स हाइपरटेंशन प्लस प्रोटीनयूरिया। उसकी ड्रग ऑफ चॉइस उस केस के अंदर होती है MgSO4 जो पेशेंट को दी जा रही है, प्रेग्नेंट लेडी को दी जा रही है। अब MgSO4 की टॉक्सिसिटी होगी तो कौन सा साइन उस प्रेग्नेंट लेडी में देखने को मिलेगा? ऑप्शन देखिए। ऑप्शन वन है प्रोटीनयूरिया ऑफ 3+, रेस्पिरेशन ऑफ 10 ब्रीथ पर मिनट, प्रेजेंस ऑफ डीप टेंडन रिफ्लेक्स,
सीरम मैग्नीशियम लेवल ऑफ 6 मिलीक्विलेंट पर लीटर। तो राइट आंसर क्या होगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रेस्पिरेशन ऑफ 10 ब्रीथ पर मिनट। जनरली अगर 12 ब्रीथ पर मिनट से कम रेस्पिरेशन आ रहा है तो पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ड्रग को MgSO4 को क्या कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। लेवल की बात करें 4 to 7 मिलीक्विलेंट पर लीटर जो है नॉर्मल लेवल होता है MgSO4 का, और डी टेम्परल रिफ्लेक्स जो है वो डी टेंडन रिफ्लेक्स हैं वो अब्सेंट हो जाते हैं जब भी MgSO4 की टॉक्सिटी होती है तब। तो रेस्पिरेशन रेट अगर कम हो रही है नॉर्मल से तो अपने को क्या है वो एक नॉर्मल साइन है, नस असेस कर लेगी कि मैग्नीशियम सल्फेट की टॉक्सिटी हो रही है। इसके अलावा मैग्नीशियम सल्फेट का एंटीडोट भी पूछा जाता है। मैग्नीशियम टॉक्सिटी के अंदर एज ए एंटीडोट अपन पेशेंट को कैल्शियम ग्लूकोनेट जो है वो दिया जाता है। कई केसेस में ऐसा ही पूछा जाता है कि कैल्शियम ग्लूकोनेट कैसे देते हैं। कैल्शियम ग्लूकोनेट जनरली 10 ml का एक वाइल आता है जिसको अपन 10 मिनट तक अपने को इन्फ्यूज करवाना होता है, यानी 10 मिनट तक 10 ml को अपन क्या करवाते हैं, धीरे धीरे जो है वो इन्फ्यूज करवाना होता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिथर्जिन इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर a woman to treat the postpartum hemorrhage. Before administering of mithazine, what is the priority nursing assessment? एक क्लाइंट है, एक प्रेग्नेंट लेडी है जिसको मिथार्जिन देनी है पीपीएच से बचने के लिए। पीपीएच से बचने के लिए मिथार्जिन देनी है तो मिथार्जिन देने से पहले नर्स कौन सा चीज़ चेक करेगी, किस चीज़ का असेसमेंट करेगी? ऑप्शन देखिए, यूटेराइन टोन, ब्लड प्रेशर, अमाउंट ऑफ लोकिया, नेक्स्ट वन डीप टेंडन रिफ्लेक्स। राइट आंसर क्या होगा इसका? ये मिथर्जिन जो होती है वो एक अर्गेट एल्कलॉइड होती है। अर्गेट एल्कलॉइड जब भी पेशेंट को देते हैं तो ब्लड प्रेशर हाई कर देते हैं, इंक्रीज ब्लड प्रेशर। तो देने से पहले अपने को बीपी चेक करना है। अगर बीपी बढ़ा हुआ आ रहा है तो अपने को होल्ड करनी है डोज, मिथर्जिन की डोज है वो नहीं देनी। इसके अलावा मिथर्जिन के ऊपर ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि मिथर्जिन जो होती है वो जनरली कब प्रिस्क्राइब करवाते हैं? तो जब भी बच्चा डिलीवर होता है, डिलीवर होने के बाद जब तक उसका शोल्डर डिलीवर नहीं होता तब तक अपन मिथर्जिन जो है पेशेंट को नहीं दे सकते, उस प्रेग्नेंट लेडी को नहीं दे सकते। अदरवाइज वो क्या करती है, स्क्वीज कर देती है और फीटल ट्रॉमा होने के चांसेज बढ़ जाते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ब्लड प्रेशर चेक करना है अपने को मिथर्जिन देने से पहले, ऑप्शन बी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोस्टपार्टम नर्स इज प्रोवाइडिंग इंस्ट्रक्शन टू द क्लाइंट आफ्टर डिलीवरी ऑफ ए हेल्दी न्यूबॉर्न, विच टाइम फ्रेम should the nurse relay to the client regarding the returning of bowel function? एक पोस्टपार्टम नर्स है, इन डिलीवरी के बाद एडवाइस दे रही है तो कितने टाइम के बाद वो असेस करेगी या रिले करेगी कि अब तक तो इसका जो बाउल साउंड था वापस आ जाना चाहिए? ऑप्शन देखिए, 3rd डे ऑफ पोस्टपार्टम, 7th डे ऑफ पोस्टपार्टम, ऑन द डे ऑफ डिलीवरी, विद इन 2 weeks ऑफ पोस्टपार्टम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 3rd डे ऑफ पोस्टपार्टम। पोस्टपार्टम के तीसरे दिन बाद जनरली बाउल साउंड है वो चारों क्वाड्रेंट के अंदर नस उनके देखते आना स्टार्ट हो जाते हैं। बाउल साउंड आने से पहले अपन पेशेंट को कुछ भी जनरली माउथ के द्वारा जो है वो कुछ भी नहीं दे सकते, एटलीस्ट हार्ड तो कुछ दिया ही नहीं जा सकता क्योंकि उसके वजह से इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन होने के चांसेज हैं। तो अगर नॉर्मल डिलीवरी हुई तो विद इन 3 days है वो बाउल साउंड रीडिंग हो जाता है। अगर कोई सेडेटिव इफेक्ट है, LSCS हुआ है तो हो सकता है कि टाइम जो है वो 1 week तक का भी लग जाए, बट जनरली 2 to 3 days जो है वो वापस से बाउल साउंड आना स्टार्ट हो जाते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नर्स इंटर ए क्लाइंट्स रूम एंड फाइंड दैट द वेस्ट बास्केट इज ऑन फायर। The nurse immediately assists the client out of the room. What is the next nursing action? Means एक नर्स ने इंटर किया रूम में, देखा कि जो वेस्ट बास्केट था उसके अंदर जो है बर्न था, फायर था। जब भी बर्न या फायर था तो उसके इसके अंदर इमीडिएट नर्स ने किया कि पेशेंट को वहाँ से रूम से बाहर निकाल दिया। अब दूसरा एक्शन क्या होगा? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट वन है कॉल फॉर हेल्प, नेक्स्ट वन है एक्सटिंग्विश द फायर, नेक्स्ट वन है एक्टिवेट द फायर अलार्म, नेक्स्ट ऑप्शन है कन्फाइनिंग द फायर बाय क्लोजिंग द रूम डोर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एक्टिवेट द फायर अलार्म। मीन्स रेस का फॉर्मूला अपने को याद करना है फायर के केस के अंदर। फर्स्ट वन आर रिप्रेजेंट करता है रेस्क्यू द पेशेंट, पेशेंट को सबसे पहले रेस्क्यू करना है, उस फायर को वहीं स्टॉप करके उसको दूर लेके जाना है। सेकंड वन चीज़ जो होती है वो होती है एक्टिवेट द अलार्म। सी फॉर कन्फाइनिंग द
जो एरिया होता है उसको कन्फाइन करना है, डोर क्लोज करने हैं, वहाँ ज़्यादातर ऑक्सीजन या हवा नहीं पहुँचनी चाहिए। और लास्ट में होता है एक्सटिंग्विशर फायर, उसके बाद एक्सटिंग्विशर जो है वो यूज़ करना है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पल्स शुड बी रिकॉर्डेड ड्यूरिंग और बिफोर स्टार्ट टू गिव द CPR इनटू ए 5 ईयर अनकॉन्शियस चाइल्ड। 5 साल से छोटा बच्चा है, अनकॉन्शियस है, CPR देने से पहले और CPR देने के बाद उसकी कौन सी पल्स अपन असेस करेंगे। ऑप्शन देखिए, फीमोरल, कैरोटिड, ब्रेकियल और रेडियल। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फीमोरल। काफ़ी बुक्स में कैरोटिड भी दिया हुआ है, बट राइट आंसर क्या होगा, 1 से लेकर 8 साल तक के बच्चे होते हैं उसके अंदर जनरली अपन फीमोरल पल्स जो है वो असेस करते हैं। 1 साल से नीचे है तो उसके अंदर ब्रेकियल पल्स भी देखी जाती है। 8 साल से ऊपर है तो जनरली कैरोटिड पल्स असेस करते हैं। अगर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो एज दी हुई, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, फीमोरल। तो फीमोरल इसका राइट आंसर होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। Following infusion of a packed RBC, the client has developed a new onset of tachycardia, bounding pulse, crackles and wheezing. Which action should the nurse implement first? यानी एक पेशेंट है जिसको RBC या एक ब्लड यूनिट जो है वो लगी है और ब्लड यूनिट ट्रांसफ्यूज होने के बाद फॉलोइंग जो साइन है, बाउंडिंग पल्स दिखाई दे रही है, क्रेकल साउंड दिखाई दे रहे हैं, ट्रेकीकार्डिया दिखाई दे रहा है, विजिंग साउंड आ रहा है, तो ये किस बात को इंडिकेट करता है? इसमें नर्स सबसे पहला क्या काम करेगी? ऑप्शन देखिए, मेंटेन द बेड रेस्ट विद लेग एलिवेटेड। ऑप्शन बी, प्लेस द क्लाइंट इन हाई फाउलस पोजिशन। ऑप्शन सी, इंक्रीज द रेट ऑफ इन्फ्यूजन ऑफ इंट्रावेनस फ्लूइड, concerned with the healthcare provider regarding initiation of oxygen therapy। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्लेस द क्लाइंट इन हाई फाउलस पोजीशन। जो साइन दिए गए हैं वो सारे के सारे फ्लूइड ओवरलोड के दिए गए हैं, तो फ्लूइड तो अपना ओवरलोड करना ही नहीं है। पेशेंट को हाई फाउलस पोजीशन देनी ताकि वो ब्रीथ एटलीस्ट इजीली कर पाए, ऑक्सीजन की अमाउंट उसको सफिशिएंट मिल पाए, क्योंकि उसके अंदर फ्लूइड का ओवरलोड हो चुका है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, ए नर्स गिव्स द रॉन्ग मेडिकेशन टू ए क्लाइंट, अनदर नर्स एम्प्लॉयड बाय द हॉस्पिटल एज ए रिस्क मैनेजर विल एक्सेप्ट टू रिसीव विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेशन। मीन्स एक नर्स ने मेडिकेशन जो है वो रॉन्ग मेडिकेशन दे दी, सेकेंड एम्प्लॉयड जो नर्स है, रिस्क मैनेजर है, विल एक्सेप्ट टू रिसीव। मीन्स अब जो भी चीज़ें रॉन्ग मेडिकेशन देने के बाद जो भी रिपोर्ट बनेगी वो किस टाइप का रिपोर्ट होगा, क्वेश्चन के अंदर यही पूछा जा रहा है। तो नेक्स्ट इसका मीन्स क्या होगा, इन कौन से टाइप का कम्युनिकेशन जो है वो फॉलोअप करेगी वो। ऑप्शन देखिए, इंसिडेंट रिपोर्ट, ऑल रिपोर्ट फ्रॉम द नर्स, कॉपी ऑफ द मेडिकेशन कार्ड्स, नेक्स्ट ऑर्डर चेंज साइन बाय द फिजिशियन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा इंसिडेंट रिपोर्ट। अगर वार्ड के अंदर कुछ भी हैपनिंग होता है किसी के साथ भी, फॉर एग्जांपल आर्गुमेंट होता है, कुछ मिसफॉल होता है, पेशेंट फॉल डाउन होता है, मेडिकेशन जो है वो गलत दे दी, कोई ऑर्डर रिसीव नहीं किया, तो ये सारी चीज़ें जो है इनके अंदर क्या बना के देना पड़ता है अपने को? इंसिडेंट रिपोर्ट जो है वो बना के देनी पड़ती है। तो ऐसी कोई भी कंप्लेन होती है उसका राइट आंसर क्या होगा? इंसिडेंट रिपोर्ट पहली। कोई भी चीज़ ओरल जो है वो लीगल नहीं होती, सब कुछ रिटर्न में देना पड़ता है। तो राइट आंसर क्या? हायर अथॉरिटी को अपने को क्या बना के देने पड़ेगा? उस पर्टिकुलर टाइम के लिए इंसिडेंट रिपोर्ट जो है बना के देनी होती है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स that an administrator can effectively control and supervise is called as। मीन्स वो नंबर सबऑर्डिनेट्स का जो नीचे किसी एम्प्लॉय के काम कर रहे हैं उनको इजीली कंट्रोल कर सकता है, इजीली सुपरवाइज कर सकता है, उस कंट्रोल को कौन सा टाइप का कंट्रोल बोलेंगे? ऑप्शन देखिए इसके। फर्स्ट वन ऑप्शन है यूनिटी ऑफ कमांड, ऑप्शन बी है स्पाम ऑफ कंट्रोल, डेलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड फोर्थ वन ऑप्शन है अथॉरिटी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्पैम ऑफ कंट्रोल। यानी अगर एक हायर अथॉरिटी का एम्प्लॉय है और वो अगर कंट्रोल करना चाह रहा है डेलीगेट्स को, तो वो छोटा ग्रुप जिसको इजीली कंट्रोल कर ले और इजीली सुपरवाइज कर ले, उस टाइप के कंट्रोल को अपन क्या बोलेंगे? स्पैम ऑफ कंट्रोल। चलिए बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्लाइंट विद पेरेंटल न्यूट्रिशन इन्फ्यूजिंग हैज़ disconnected the tubing from the central catheter
द नर्स असेसिंग द क्लाइंट सस्पेक्टेड एन एयर एम्बोलिज्म, द नर्स शुड इमीडिएटली प्लेस द क्लाइंट इन विच पोजीशन। ऑप्शन देखिए, यानी सीधा क्वेश्चन यही है कि एयर एम्बोलिज्म हो गया और एयर एम्बोलिज्म के अंदर कौन सी पोजीशन देनी है। बाकी क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी डिफिकल्ट है, बट सीधा ही पूछा एयर एम्बोलिज्म के अंदर पोजीशन कौन सी देनी है। ऑप्शन देखिए, ऑन द लेफ्ट साइड विद द हेड लोअर देन द फिट, ऑन द लेफ्ट साइड विद द हेड हायर देन द फिट, ऑन द राइट साइड विद द हेड लोअर देन द फिट, ऑन द राइट साइड विद द हेड हायर देन द फिट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑन द लेफ्ट साइड। जनरली लेफ्ट साइड में पोजीशन देनी है और लेफ्ट साइड में पोजीशन देने के बाद जो फुट एंड जो होता है उसको क्या कर देना है, हाई कर देना, हेड एंड को क्या कर देना है, लोअर कर देना है। ये रीजन क्या रहता है कि जो भी है वो बना वो ट्रेप होके राइट जो हेड है उसी के अंदर रह जाएगा, लंग्स तक नहीं पहुँचेगा। जब तक लंग्स तक नहीं पहुँचेगा तब तक जो है वो जान जाने की रिस्क जो हो क्या रहती है, कम रहती है, फेटल नहीं होता जब तक वो हार्ट में रहता है। इस पोजीशन से माना गया है कि वो कहाँ रह जाएगा, वहीं हार्ट के अंदर टेप होकर रह जाएगा। इसलिए अपने को लेफ्ट साइड में पोजीशन देके फुट एंड जो उसको क्या कर देना है, एलिवेट कर देना है। चलिए बात करते हैं पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केयरिंग फॉर ए चाइल्ड following accidental ingestion of acetaminophen, acetaminophen means paracetamol, which laboratory value should the nurse monitor most closely for changes in the child's health status? चाइल्ड का हेल्थ स्टेटस चेक कर रही है कौन से बच्चे का, वो बच्चा जिसने एक्सीडेंटली पैरासीटामोल की टेबलेट खा ली, कितनी खा ली, किस डोज में खा ली कुछ पता नहीं है, बट एक्सीडेंटली उसने क्या कर लिया, इंजेस्ट कर लिया पैरासीटामोल की टेबलेट को। तो कौन सी वैल्यू वो चेक करेगी? ऑप्शन देखिए, हीमोग्लोबिन एंड हेमेटोक्रिट, WBC एंड डिफरेंशियल काउंट, ब्लड गैसेज एंड सीरम ट्रांसएमिनेज लेवल। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सीरम ट्रांसएमिनेज लेवल। सीरम ट्रांसएमिनेज लेवल ALT, AST, AST, OT, SGPT जब भी करते हैं तो वो लीवर की फंक्शन को शो करता है। और एसिटामिनोफेन या पैरासीटामोल ड्रग जो होती है वो एक हेपेटोटॉक्सिक ड्रग होती है। वो सबसे पहले अगर टॉक्सिक हो गई तो किसको अफेक्ट करेगी, लीवर को अफेक्ट करेगी। तो जिसकी वजह से अपने को लीवर की फंक्शनिंग सबसे पहले चेक करनी है कि लीवर जो है वो सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर काम नहीं कर रहा तो उस केस के अंदर अपने को ALT, AST, SGOT, SGPT जो वो बढ़े हुए मिलते हैं। चलिए बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्लाइंट हैज़ अंडरगॉन esophagogastroduodenoscopy, the nurse place highest priority on which item as part of client's care plan। मीन्स एक नर्स जो है वो ऑब्जर्व कर रही है, केयर प्लान बना रही है एक पेशेंट के लिए। वो पेशेंट जो गैस्ट्रोस्कोपी के लिए जा रहा है, यानी जिसका GIT का विजुअलाइजेशन जो है वो होना है, तो नर्स किस चीज़ को प्रायोरिटी देगी? जो लौट के आ चुका है, उसका प्रोसीजर उसके ऊपर हो चुका है, वापस आ रहा है, तो सबसे पहले प्रायोरिटी किसको दी जाती है? ऑप्शन देखिए, मॉनिटर द टेम्परेचर, मॉनिटर कंप्लेंट्स ऑफ हार्ट बर्न, नेक्स्ट वन है गिविंग वार्म गार्गल फॉर शॉर्ट थ्रोट, नेक्स्ट वन है असेसिंग फॉर द रिटर्निंग ऑफ गैग रिफ्लेक्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, असेसिंग फॉर द रिटर्निंग ऑफ गैग रिफ्लेक्स। गैग रिफ्लेक्स वापस आए हैं कि नहीं आए हैं, नर्स सबसे पहले यही चेक करेगी। अदरवाइज गैग रिफ्लेक्स अगर वापस नहीं आते हैं, क्योंकि एक एनेस्थेटिक अंडर एनेस्थेटिक प्रोसीजर है, एनेस्थेसिया के बाद अगर गैग रिफ्लेक्स वापस नहीं आते हैं, उस दौरान आपने कुछ पिला दिया तो एस्पिरेट होने के चांसेस रहते हैं। अगर ट्रेकिया में चला गया तो ये फैटल हो सकता है, रिस्की हो सकता है, इसलिए गैग रिफ्लेक्स सबसे पहले चेक करने होते हैं नर्स को। बाकी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो आफ्टर दिस प्रोसीजर जो है नर्स की नहीं है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पेशेंट रिसीव्ड कोडीन सल्फेट फॉर सीवियर बैक पेन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन मस्ट बी डन बाय द नर्स। एक पेशेंट है जिसने एक्सीडेंटली या कैसे भी कोडीन जो है रिसीव कर ली और कोडीन की टॉक्सिटी में भी हो गई, बैक पेन उसको हो रहा था, बैक पेन को रिलीव करने के लिए उसने कोडीन ले लिया। तो फॉलोइंग में से कौन सी ऑब्जर्वेशन नर्स करेगी? ऑप्शन देखिए आप, मॉनिटर फ्लूइड बैलेंस, मॉनिटर बाउल एक्टिविटी, मॉनिटर पेरिफेरल पल्स, और नेक्स्ट वन है मॉनिटर फॉर हाइपरटेंशन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मॉनिटर बाउल एक्टिविटी। बाउल एक्टिविटी क्यों ऑब्जर्व करेगी वो? क्योंकि इस केस के अंदर होता क्या है, जनरली जब भी कोडीन, मॉर्फिन दी जाती हैं या कोई भी ओपोइड अगर क्लाइंट लेता है तो उस केस के अंदर
जनरली कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस रहते हैं, बाउल की पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो वो कम हो जाते हैं। कोडीन जनरली जो है वो कफ सप्रेसेंट ड्रग होती है, कफ सेंटर को डिप्रेस करती है, बल्कि इस केस के अंदर अगर वो कॉन्स्टिपेशन भी साथ साथ खोज कर रही है तो बाउल की एक्टिविटी नस को मेजर करनी है, क्योंकि ड्रग लीक इसकी वजह से गई थी पेन को रिड्यूस करने के लिए। उसकी वजह से अगर कॉन्स्टिपेशन है तो उसका क्या हो जाएगा, एक साइड इफेक्ट। तो पहला साइड इफेक्ट ही नस को क्या कर लेना है, मेजर कर लेना है। तो ये था अपना एक आज का छोटा सा क्वेश्चन सेशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिपीटेटिव क्वेश्चन जो बार बार पूछे गए हैं। आगे ही हम आपके लिए ऐसे वीडियो लेके आते रहेंगे कंटिन्यूसली। हमारे यूट्यूब चैनल कंसेप्ट नर्सिंग क्लासेस से जुड़े रहिए। धन्यवाद, थैंक यू।